हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट D05 चैनल। फ्रेंड्स, पीईबी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए संपन्न करा ली है, जो कि संपन्न हो चुकी है फरवरी और मार्च के मंथ में। 10 मार्च को वर्ग 2 की एग्ज़ाम संपन्न हुई है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अब रोज़ ही नए नए बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जैसे सीटें कितनी होगी थी या सीटें बढ़ाने की कोई मुहिम चल रही है, तो सीटें क्यों बढ़ना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या 65 नंबर वाले भी क्वालिफाई हो रहे हैं या 60 नंबर वाले भी क्वालिफाई हो रहे हैं, या बाहरी उम्मीदवारों की जो एज है उसका क्या है, क्योंकि जब एड निकला था इसका तब तो बाहरी उम्मीदवारों की 25 साल की एज नहीं थी। तो आखिरकार ये चीज़ें रोज़ नई नई चीज़ें हो रही है, वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस में मुझे मिली है, बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिले, तो मैंने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इन इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें एक्चुअल स्थिति क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटें क्यों बढ़ना चाहिए, है ना। आखिरकार सीटें वैसे भी जो वर्ग 1 में 19,220 है और वर्ग 2 में 11,374 सीटें, लेकिन फिर भी जो है सीटें क्यों बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर वर्ग 2 का जो पेपर है लगभग सभी सभी उर्दू और इंग्लिश का छोड़ के जो है पेपर सभी पेपर में जो है कई शिफ्टों में आयोजित किया गया है पेपर वर्ग 2 के। तो आखिरकार नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो कितने नंबर बढ़ेंगे, और फिर ये है कि अगर बाहरी उम्मीदवार अगर आप लोग हैं तो आप लोगों की एज कितनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों पर एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है सीटें क्यों बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, वर्ग 1 में अगर हम लोग देखें तो वर्ग 1 में 19,220 सीटें हैं, ठीक है। और वर्ग 2 में 11,374 सीटें हैं, है ना, 374 सीटें। अब इतनी सीटें हैं लेकिन फिर भी सीटें क्यों बढ़ना चाहिए, तो इसका एक रीज़न मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, ये जो दोनों वर्ग हैं इनमें जो जितनी भी सीटें हैं ये इन सभी सीटों में से 50% जो है वो फीमेल्स के लिए आरक्षित है। 25% जो है वो गेस्ट फैकल्टी की या गेस्ट टीचर के लिए जो है आरक्षित है। और गेस्ट टीचर भी ऐसे जिनके द्वारा न्यूनतम जो है 3 शैक्षणिक सत्रों में और न्यूनतम 200 दिन का शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया जाना हो जो है वो मंजूर करेंगे। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही जो है वो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको पढ़ाने का, ठीक है। तो अब ये कितना 75% हो गया। अब 10% जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, मतलब एक्स आर्मी के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए, है ना। 10% जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 6% जो है इनके लिए दिव्यांगजनों के लिए, है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी टोटल सीटें थी उसमें से इतना तो आरक्षण में चला गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये 25% जो है ये अतिथि शिक्षकों को मिलेगा ही, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने विज्ञापन में पहले ही शो कर दिया है कि ये इनको गेस्ट फैकल्टी को देंगे ही ये, ठीक है। तो अब देखिए अब इनको अगर हम लोग जोड़े तो 50 और 25 75%, 75 और 10 95, सॉरी 75 और 10 85 और 85 के बाद 6 51, मतलब 51% सीटें जो है वो तो पहले से ही रिजर्व्ड है। अब बची कितनी 9%। अब इसका अगर 9% अगर हम लोग निकालें, है ना, मतलब 19,220 का 9% निकाले तो ये होता है 1730 सीट। अब वर्ग 1 में जो है सीटें, टोटल सीटें जो सिर्फ अगर कोई गेस्ट फैकल्टी नहीं है, कैंडिडेट अगर है अगर वो दे रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ 1730 सीटें हैं और उसमें जो है 16 सब्जेक्ट हैं। और इसमें फिर कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी करेंगे। तो अब आप सोचिए कि इसमें सीटें कितनी बचेगी आप लोग की। वैसे ही वर्ग 2 में बात करें तो इसका अगर 9% अगर हम लोग निकालें, है ना, इसका 9% अगर हम लोग निकालें तो इसमें जो सीटें बनती है वो होती 1024 के करीब। तो अब इसमें भी जो है टोटल जो है कितने 6 7 सब्जेक्ट थे और उस 7 सब्जेक्ट के करेंगे तो कितने कम हो जाएगा, और साथ में उसी में भी फिर अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी में अगर डिवाइड होगा तो फिर ये आपकी सीटें 1024
वर्ग 2 में बच रही है और ये 1730 जो है वर्ग 1 में बच रही है, जो कि ऐसे कैंडिडेट के लिए है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का, और वो भी जो 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिन का कम से कम होना ही चाहिए। अगर 2 शैक्षणिक सत्र है तो भी वो जो है इन सीटों के लिए एलिजिबल होंगे, उनके लिए 25% का कोटा ये एलिजिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से आपके हाथ में कि आप लोग सीटें बढ़ाना चाहते हैं नहीं, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आचार संहिता चल रही है मध्य प्रदेश में, तो आचार संहिता चल रही है मतलब सीधी सी बात है, अगर आप लोग किसी को भी बोलेंगे सभी यही बोलेंगे कि अभी आचार संहिता लगी है, हम कुछ नहीं कर सकते, या ज़्यादा कुछ वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो आप लोगों को प्रेशर जो है अभी बना के रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीटें जो बढ़ाने का प्रोग्राम है, ये ये जो प्रदर्शन वगैरह जो आप लोग जो भी करेंगे, आप लोगों के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों को रिजल्ट आने के पहले करना है, क्योंकि रिजल्ट एक बार अगर आ गया तो उसके बाद सीटें नहीं बढ़ पाएंगी, है ना, क्योंकि रिजल्ट आने के पहले ये चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग रिजल्ट तो देखिए आचार संहिता के बाद ही लगभग आएगा, तो उसके पहले आप लोग इतना प्रेशर कर दीजिए उन पे कि अगर आचार संहिता हटते से ही जो है ये सीटें इंक्रीज हो जाए, कुछ तो वर्ग 2 में कुछ तो सीटें इंक्रीज हो जाए, ताकि ये जो ऐसे कैंडिडेट को फायदा हो जाए जिनको एक्सपीरियंस कम है, या वो 3 सत्र वाला एक्सपीरियंस के काउंट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आप टोटली जो है देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो विज्ञापन आया था तभी, ये विज्ञापन भी जो थोड़ा चुनाव से प्रेरित ही था, क्योंकि चुनाव आ रहे थे इसीलिए ये विज्ञापन निकाला गया था, क्योंकि इसमें देखिए ना तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिखाई गई थी, ना ही आरक्षण का कुछ बताया गया था इसमें कि कितनी सीटें सब्जेक्ट वाइज है, कितनी कैटेगरी वाइज है। अब ये टोटल सभी जो है चीज़ें अभी हो रही है, एज का भी जो है वो भी अभी चल रहा है। तो अब ये चीज़ें सारी जो चीज़ें फ्रेंड्स आप लोगों को अभी ही डिस्कस करनी पड़ेगी, पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा रिजल्ट आने के पहले। ठीक है, तभी ये जो है क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज ये फिर आप लोग ऐसे ही रह जाएंगे और फिर नेक्स्ट वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सीटें क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको बढ़ानी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, बहुत ही कम सीटें हो जाएंगी ऐसे तो। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए वर्ग 1 में तो सिर्फ हिंदी का पेपर हुआ था 2 शिफ्टों में, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है वर्ग 1 में, हिंदी का पेपर हुआ था इसमें, है ना। लेकिन वर्ग 2 में जो था, वर्ग 2 में उर्दू और इंग्लिश को छोड़ के जो बाकी सारे पेपर हुए थे वो कई शिफ्टों में हुए, तो सीधी सी बात है कि उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और कई शिफ्टों में हुआ तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो उनमें वेरिएशन भी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वेरिएशन ज़्यादा आता है, तो वर्ग 2 में जो लगता है वो लगभग 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और हो सकता है अगर आप लोगों का अगर टफ शिफ्ट में अगर पेपर था तो आप लोगों के मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, और अगर इजी शिफ्ट में अगर आप लोगों का पेपर हुआ तो आप लोगों के मार्क्स भी कम हो सकते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल एवरेज निकाला जाता है ना। जो भी जितनी भी शिफ्ट हुई उन सभी शिफ्टों का एक एवरेज निकाल के उसके बाद जो मार्क्स कम या ज़्यादा किए जाते हैं। जैसे अगर किसी शिफ्ट में एक शिफ्ट में 100 मार्क्स आए एक कैंडिडेट के, और दूसरी शिफ्ट में 110 मार्क्स आए दूसरे कैंडिडेट के, तब अगर इनको नॉर्मलाइज किया जाएगा तो 105 एवरेज निकाला जाएगा। इसका मतलब इसके 5 नंबर बढ़ेंगे और इसके 5 नंबर माइनस होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी किया जाएगा कि अगर 7 से 8 नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर टफ शिफ्ट है तब तो आप लोग फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर इजी शिफ्ट वाला अगर पेपर अगर आपका आ गया तो फिर सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि आप लोगों के जो नंबर भी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से होगा, एवरेज किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि बाहर की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो बाहरी उम्मीदवारों की आयु पे फ्रेंड्स अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि 25 ईयर्स उन्होंने क्लियरली कर दिया है, एक नोटिस आया उसमें। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जब वर्ग 1 और वर्ग 2 का विज्ञापन आया था तो उसमें अनरिजर्व की एज जो थी वो 40 ईयर्स मांगी गई थी। ठीक है, और उसमें जो 40 ईयर्स तक के एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि 28 ईयर तक वाले ही अदर स्टेट के जो लोग हैं 28 एज वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा बोला था। लेकिन जब फिर अदर स्टेट वालों ने क्या हुआ कि हाई कोर्ट में केस कर दिया था इस मैटर पे। ठीक है, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है कि अदर स्टेट वाले जो है 28 और एमपी वाले जो है 40 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि है तो दोनों इंडिया के ही पार्ट है ना, ये भारत में समानता के अधिकार के विरुद्ध था। तो उसके कारण क्या हुआ कि अब इसमें जो था
अदर स्टेट के लोग भी जो थे वो 40 ईयर तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो अब उसमें क्या हुआ कि एक नया एक आदेश पारित हुआ जिसमें क्या कहा गया है कि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 25 ईयर एज तक वाले ही जो है कंसिडर किए जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर इस टाइप का अगर कोई रूल था तो उन लोगों से फॉर्म ही क्यों भरवाए गए, या फिर उन्होंने जितनी इतनी मेहनत की है 3 4 5 6 महीने लगा, अगर और कोई भी उनके एग्जाम छोड़ के उन्होंने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होगी तो उनका क्या होगा, या उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अब ये भी एक क्वेश्चन है। और ये हाई कोर्ट ने कहा था कि वो 40 ईयर तक वाले एज अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ये ऐसा केस हो गया, तो ये भी एक इशू रहेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये पूरी भर्ती में कहीं ना कुछ इशू आ ही रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो वैकेंसी का क्लियर नहीं था, फिर ये एज वाला मैटर आ गया, फिर आरक्षण वाला जो रिलैक्सेशन जो देते हैं या कोटा जो उसका आरक्षण का जो मैटर आ गया, और अभी जो एक नया जो ओबीसी वाला जो मैटर है वो भी अभी कंसिडर चल रहा है कि ओबीसी का जो जो कोटा है 27% जो अभी किया गया है वो इसमें अप्लाई होगा या नहीं। अगर वो अप्लाई हुआ तो वो फिर किस तरह से अनरिजर्व की सीटों को अफेक्ट करेगा, वो भी एक मैटर है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी सुलझानी पड़ेगी फ्रेंड्स आप लोगों को रिजल्ट आने के पहले, अदरवाइज जो है ये रिजल्ट आने के बाद फिर ये जितनी सीटें थी उतनी ही रहेगी, और जो जिस तरह से जो रूल बने हैं उसी को अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फ्रेंड्स ये आप लोगों की जिम्मेदारी का आप लोग किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ सजेशंस हो या इसमें कुछ त्रुटि हो मुझे जानकारी में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू।